तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले ले लेते हैं हाथ साफ करने के लिए। मान लो आपके पास यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस क्यू का वैल्यू है 10 कूलम प्लस 10 कूलम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0, और क्योंकि हम Q चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा Q/R²। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q का वैल्यू है आपका, Q का वैल्यू कितना है 10 कूलम है, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर मतलब आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है Q से 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 9 5 45 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ एंड दैट इज इक्वल टू 2 2 4 2 2 4.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम, जो कि उसका यूनिट है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे। अगर मान लो किसी पॉइंट पर मैंने 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक फील्ड है ऑलरेडी, कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर मैं 2 कूलम का चार्ज रखता हूँ तो वो 2 कूलम का चार्ज जो है वो 50 न्यूटन फोर्स मतलब 50 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बताओ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इस पॉइंट पे देखो हमने जो चार्ज रखा है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब वो Q0 है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। Q0 इज 2 कूलम और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो 50 न्यूटन है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो F/Q0 होगा, दैट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक बात बता दूं मैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से दूर होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता -10 तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पे तो कुछ असर नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो चार्ज का साइन यहाँ पे यूज मत करना, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 10 ही लिखोगे आप। ओके, बस चार्ज की वजह से हमारा जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है, ना कि उससे दूर जाता है। बस ये ध्यान में रखना है थोड़ा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और टाइप के, जिसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी यूज करेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया -20 कूलम का चार्ज, और यहाँ पे जो है वो +5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, इस पूरे लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाए। आपको ऐसा कोई एक पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/R²। ये तो क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा चार्ज है, दूसरा उस चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, मतलब ये कि अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो इन दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट, ये वाला रीजन चेक करें, मतलब -20 कूलम से इस साइड, तो अगर तुम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो और तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा। अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है यहाँ पे, एक इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और दूसरा इस चार्ज की वजह से आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और मिला के वो 0 होना चाहते हैं तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ होना पड़ेगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए ताकि फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाए। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं माइनस की बात करूँ, -20 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस साइन के डायरेक्शन में जाता है, माइनस साइन चार्ज के डायरेक्शन में जाता है, और +5 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से दूर भागेगा। तो 20 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, जिसको हमने E1 बोल दिया,
और प्लस 5 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा जिसको हमने E2 बोल दिया। अब भाई देखो एक कंडीशन तो आ गया यहाँ पे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, लेकिन आपको किसी पॉइंट पे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो इक्वल मिलना चाहिए, तो ही दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब यहाँ देखो गड़बड़ क्या है कि ये पॉइंट -20 कूलम चार्ज से हमेशा नजदीक रहेगा और ये पॉइंट 5 कूलम चार्ज से हमेशा दूर रहेगा। मान लो अगर आप और दूर लेकर चले जाते हो तो भी ये डिस्टेंस तो कम होगा ना, और 5 कूलम से डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब 20 कूलम चार्ज से, क्योंकि ये पॉइंट नज़दीक है, इसके वजह से इस पॉइंट पर 20 कूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है E1 वो बड़ा होगा। अच्छा दूसरी बात ये E1 विल बी ग्रेटर देन E2। दूसरी बात ये है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है तो इसका मतलब E1 का जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगा। और 5 कूलम एक तो चार्ज भी कम है और दूसरा डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो दोनों ही की वजह से E2 हमेशा इस पॉइंट पे क्या होगा, कम ही होगा, और E1 हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर E2 हमेशा कम होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम होगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, तो दोनों एक दूसरे को कभी कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। कैंसल आउट तो तब होगा ना जब किसी पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए, पर इसका कोई चांस ही नहीं है क्योंकि 20 कूलम चार्ज इससे ज़्यादा है, और ये पॉइंट चाहे का आप कहीं भी ले लो वो हमेशा 20 कूलम के नज़दीक में रहेगा और 5 कूलम से ज़्यादा होगा। तो एक तो डिस्टेंस भी कम है 20 कूलम का, और ऊपर से 20 कूलम का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो हमेशा इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं भी वो ज़्यादा ही होगा और इसकी वजह से कम ही होगा, तो दोनों एक दूसरे को कभी कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो इस रीजन को थोड़ा हटा दो आप यहाँ से। अब बात करते हैं मिडल रीजन में, बीच में आ जाओ। -20 कूलम और 5 कूलम के बीच में क्या कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? लेट्स चेक आउट। मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे से पॉइंट रख दिया और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो हो रहा है क्या। ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले चेक कर लो, हमेशा नेगेटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, तो इस बार आपका E1 का जो डायरेक्शन है वो यहाँ होगा, -20 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ होगा। अब भाई यहाँ पे कहीं भी कोई पॉइंट तुम लोगे तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब डायरेक्शन ही सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो होने का चांस ही नहीं है, उसके लिए तो डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में भेजेंगे और इसके वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे, कभी जीरो नहीं होंगे। तब आपके पास एक रीजन बच जाता है यहाँ पे कहीं। यस, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? अगर हाँ तो क्यों होगा देखो। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर है, ज़्यादा बेटर होगा ओके, वो डिस्टेंस भी ज़रूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मान लो हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है तो ये आपका E2 दूर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के पास जाता है तो आपका ये E1 आ जाएगा ना। उसे यहाँ पे क्या E1 E2 दोनों इक्वल होने के चांसेस है क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे चांसेस है, क्यों? देखो भले ही 20 कूलम का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है राइट, और 5 कूलम का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये पॉइंट 5 कूलम से काफ़ी नज़दीक है और 20 कूलम से दूर है, तो यहाँ पे आपका चांस बन सकता है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए, क्योंकि भले ही ये अमाउंट ज़्यादा है, 20 कूलम का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और 5 कूलम का मैग्नीट्यूड कम है, तो अगर आप चार्ज को देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये चार्ज दूर है और ये चार्ज नज़दीक है, इसके वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये पॉइंट अब देखो इस पॉइंट से मान लो x डिस्टेंस पे हुए ये 5 कूलम चार्ज से, और -20 कूलम चार्ज से फिर 2 + x हो जाएगा, 2 + x राइट, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका
तो आपको करना क्या है बताओ, E1 इज इक्वल टू E2। अच्छा मैंने दोनों को E2 डाल दिया है, एक सेकेंड ना, ये E1 और ये E2। तो E1 इज इक्वल टू E2, ये कंडीशन है आपका, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो फॉर्मूला क्या है बताओ आपका, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने पहले ही कहा है कि जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो तो माइनस साइन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो 20 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो 20 अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 प्लस एक्स, तो ये 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये वन आ गया। E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, जो उससे दूर जा रहा है। तो फॉर्मूला वही 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, Q क्या है 5 और अपॉन डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर है। ओके, तो भाई यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ना दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो 2x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो आपका 2x का वैल्यू या तो 2 प्लस एक्स होगा पॉजिटिव में, या फिर 2x का वैल्यू -2 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस और माइनस दोनों ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये x को यहाँ ले आओ तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सही लग रहा है। x यहाँ पे ले आओ तो 2x माइनस एक्स 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 मीटर। और दूसरा अगर आप देखोगे तो 2x इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2/3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे x नेगेटिव में आ चुका है। x नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं बताओ, x यहाँ से मेजर कर रहे हैं, इस साइड x हम ले रहे हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब वो इस साइड की बात कर रहा है, उल्टे साइड में। लेकिन उल्टे साइड में यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं, सो दिस हैज टू बी डिस्कार्डेड। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 मीटर, इसका मतलब यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो यहाँ पे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 मीटर डिस्टेंस है, ये वाला साइड ये 4 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेट्स से -2 कूलम है। तो ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। आपको ढूंढना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। पॉइंट B पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। यहाँ पे दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके उसका वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले तो भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो दूर भगाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ पे आ गया ड्यू टू चार्ज Q1। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, तो ये है आपका E2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा। बात आई समझ में। अब ये जो E1 और E2 है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इसका टोटल ऐड करोगे तो वेक्टर के हिसाब से ऐड करोगे तो पैरेललोग्राम करो कंप्लीट, और उसके बाद फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ जाएगा E नेट, ओके। और दो वेक्टर्स को ऐड जब करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं बताओ। हमारे पास है फॉर्मूला E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये हम कई बार कर चुके हैं, फोर्सेस के साथ किया था, 2E1 E2 कॉस थीटा। याद रखना यहाँ पे थीटा जो है, जो दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल है। तो हम E1 और E2 दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री जीरो होता है तो ये पूरे को उड़ा के लेके चला जाएगा, तो इसका मतलब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब आपको E1 और E2 कैलकुलेट करना है और इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है। तो E1 का वैल्यू क्या होगा 1/4πε0 Q1 बाय R1 का स्क्वायर, तो 9 × 10⁹ Q1 इज 1 अपॉन
इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 16, सो 9/16 इंटू 10⁹ आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप E2 कैलकुलेट कर लो। E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। E2 का वैल्यू 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। Q2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q2 का वैल्यू 2 कूलम है। अगेन फॉर्मूला में जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो माइनस साइन नहीं लेना है, 2 अपॉन इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, राइट। सो 9/9 विल बी 1 और यहाँ पे 2 बच जाएगा ना, हाँ 2 बच जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁹। तो ये आपका आ गया E2 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। E1 E2 मिल गया, ये दोनों E1 E2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 का इंटू 10⁹ हम बाद में ले लेंगे का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और हम कॉमन में यहाँ पे क्या ले लेंगे 10⁹ का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ये वापस लिख दूँ पूरा मैं, 9/16 इंटू 10⁹ का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10⁹ का स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 10⁹ का जो स्क्वायर है वो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 9/10⁹ कॉमन आ जाएगा, 10⁹ का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, दोनों में है ना, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 9/16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया 10⁹ का स्क्वायर, अगर इसको तुम बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट के तो 10⁹ आ जाएगा। एंड नाउ इसका वो जाएगा आपका 9 9 81 और 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 4। अब देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन मैंने भी ऐसे ही बनाया था, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, राइट, और आपको आंसर आ जाएगा। बाकी मेन चीज़ आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना और अप्रोच करना है। ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। और देखो स्क्वायर रूट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो वो तो एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपको या तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कहीं दिया हुआ होगा अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको डायरेक्टली, क्योंकि लॉग वगैरह यूज आप कर नहीं सकते हो लॉग टेबल, जैसे मान लो 297 है का स्क्वायर रूट आपका कहीं बीच में आ रहा है, तो या तो वो 297 का स्क्वायर रूट वहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा क्वेश्चन के, या फिर इस तरह का क्वेश्चन है वो जनरली पूछेंगे नहीं, राइट। तो आपको कैलकुलेशंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं और ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 1 है, स्क्वायर ऑफ साइड 1, और इसके सारे वर्टेक्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं, +q -2q +q और -2q, इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। ये जो स्क्वायर का साइड है उसका वैल्यू 1 दे के रखा हुआ है, और q का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 कूलम। तो q का वैल्यू 1 कूलम है, इसका मतलब यहाँ पे 1 कूलम रखा है, वहाँ पे 1 कूलम रखा है, यहाँ पे -2 कूलम और यहाँ पे -2 कूलम। बोला ये गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पे कितना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज़ को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। पहले इंडिविजुअली सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो क्या क्या आएगा। नाउ सी, ये जो प्लस चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे दूर भागेगा और यहाँ जाएगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ रहा है, अब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर भागेगा, राइट। और इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये दोनों तो गए। अच्छा, यहाँ पे भी -2q दिया हुआ है और ये डिस्टेंस भी सेंटर का इससे और इससे सेम है। माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास जाता है, तो ये मान लो E2 है, और यहाँ पे भी इसके पास आएगा लेकिन ये भी E2 ही रहेगा। तो अगेन ये E2 इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे सेंटर पे बनेगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो फटाफट। यहाँ पे मैं एक रेगुलर हेक्सागोन बना रहा हूँ। रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है कि आपके 6 के 6 साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो
आपके सारे चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, मान लो यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ पे भी Q रखा है, यहाँ पे -Q रखा हुआ है, और यहाँ पे Q रखा हुआ है, और यहाँ पे Q रखा हुआ है। तो आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, ठीक है। सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर सपोज करो Q का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कूलम देता हूँ, तो बताओ कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर इस हेक्सागोन का साइड जो है वो 1 है। ओके, चलो ठीक है। पहली बात तो ये कि ये रेगुलर हेक्सागोन है, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो +Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, तो ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भेजेगा, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भेजेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गया। अब इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दूर भगाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दूर भगाएगा, तो इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। इसका मतलब अब बस एक चार्ज -Q बचता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसके पास जाएगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो भाई बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। Q का वैल्यू तो हमको 1 कूलम दे रखा है यहाँ पे, राइट। दूसरी बात ये है कि आपको ये डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला यहाँ पे चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस पूरा ढूंढना है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो। सी रेगुलर हेक्सागन में आपको पहले ये देखना होगा कि एक्चुअली में ये देखो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम है, तो फिलहाल तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो आपका 6 के 6 साइड्स वो इक्वल है, और बीच में टोटल एंगल हमको पता है कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। अब 360 डिग्री बन रहा है क्योंकि साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे। तो अगर 360 डिग्री टोटल एंगल है और यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 एंगल बन रहा है, तो एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये एंगल आपका जो है 60 डिग्री हो गया। अच्छा, ये साइड और ये साइड सेम है, राइट। तो ये एंगल मिला के टोटल 120 डिग्री होंगे, क्योंकि टोटल तीनों एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, उसमें 60 डिग्री तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ये दोनों मिला के 120 होंगे। पर क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो दोनों टोटल 120 डिग्री है, और अगर दोनों इक्वल है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो फिर ये साइड 1 है तो ये साइड भी 1 हो जाएगा, और हमको यही डिस्टेंस चाहिए था। -Q का इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, पॉइंट से 1 है, तो बस हमारे फॉर्मूले में R का वैल्यू 1 हो जाएगा। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलम का चार्ज है हमारे पास, Q का वैल्यू 1 कूलम दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा, जिसका डायरेक्शन -Q की तरफ है। आई बात समझ में? यस। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का JEE का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, Q1 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, Q2 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो आपका वर्टेक्स है या फिर ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे O, यहाँ से Q1 का डिस्टेंस x1 है, Q2 का डिस्टेंस x2 है, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से और इसकी वजह से, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है, ऐसा आपको दिया गया है। देन Q1/Q2 इज इक्वल टू, तो फिर Q1/Q2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस कहाँ कहाँ हैं। अब देखो, Q1 जो है ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इससे दूर जाएगा, मान लेते हैं पॉजिटिव है तो इससे दूर जाएगा, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन यहाँ से दूर जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ तब तक, और ये आपका आ जाएगा E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। और ये E1 और E2 जो है वो 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो E1 और E2 दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब मान लो यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं E नेट, और ये E नेट जो है वो ऐसे आ रहा है, दिस इज E नेट, और E नेट कैसे ढूंढते हैं हम लोग को पता है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कह रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में है ना, ये हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है।
हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, जैसे ये एंगल जो है आप इसको आप थीटा मान लो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, ये एंगल थीटा है, तो फिर आपका ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से देखोगे तो ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बस हमको यही जानना था थीटा एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है। नाउ सी, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और x1 और x2 में रिलेशन चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो कि ये एंगल थीटा आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये एंगल थीटा दिखाई दे रहा है ना। इस ट्राइंगल में, ये जो आपको ट्राइंगल छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में देखो ये जो पार्ट है ये पूरा ये क्या है बताओ, दिस इज नथिंग बट दिस एंड दिस इज E2। तो हम E2 ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये लेंथ E2 है आपका। ये वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड ही उसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज E2 एंड दिस एंटायर पार्ट इज E1। तो अगर ये E1 है तो ये भी E1 है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ये E2 है तो ये भी E2 है, तो ये भी आपका E2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा निकालते हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा इज ऑपोजिट E2 अपॉन दिस पार्ट E1। ठीक है, E2 अपॉन E1। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर दो पूरे ट्राइंगल पे। ये ट्राइंगल दिख रहा है पूरा यहाँ, राइट। तो आपका इस केस में अगर तुम देखोगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो ऑपोजिट परपेंडिकुलर x1 अपॉन बेस आपका x2 आ जाएगा। सो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। अब E2 अपॉन E1 क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से है, तो Q1 अपॉन x1 स्क्वायर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या होगा बताओ, 1/4πε0 Q2 की वजह से आ रहा है, तो Q2 अपॉन x2 का स्क्वायर। E2 अपॉन E1 डिवाइड कर दो वैल्यूज डाल के, तो 1/4πε0 Q2 अपॉन x2 का स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 Q1 अपॉन x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। तो भाई ये पार्ट तो चला गया। अब देखो ध्यान से, ये आपका क्या करेंगे हम, इसको x2 को यहाँ ले आओ और x1 ये पूरा पार्ट जो है वहाँ भेज दो, बस सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x2 यहाँ आ जाएगा, तो x2 इंटू Q2 अपॉन x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट यहाँ चला जाएगा, तो x1 इंटू Q1 अपॉन x1 का स्क्वायर। समझ गए। देखो यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको जैसे जम रहा है वैसे आप कर लो। तो मैंने इस पूरे पार्ट को यहाँ भेज दिया और इस x2 को यहाँ भेज दिया, ऐसे आ गया। x2 यहाँ से कट जाएगा और एक x1 यहाँ से चला जाएगा, तो Q2 अपॉन x2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका Q1 अपॉन x1। हमको अपॉन Q1 अपॉन Q2 का रेशियो पूछा था, तो Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू x1 यहाँ आ जाएगा, x1 अपॉन x2, और यही आपका आंसर है। दिस C इज योर आंसर। समझ गए। चलिए फिर, तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू।